Hello everyone guys, I am Tathagata Maja. I welcome you all to my channel Biology with Brother. तो आज हम लोग यार इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे होंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चंस है। इससे पहले तो ऑलरेडी एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ पीवाईक्यू जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो किताब है, जो कि नीट के लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस किताब है, उसका सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जिससे कि नीट का क्वेश्चन आ सकता है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हम लोग क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है वो हम ज़रूर करेंगे। तो बिना किसी ज़्यादा बात किए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you don't miss out any notification of the video I put on my YouTube channel. So let's get started. तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5 बेसिकली पॉइंटिंग दिया गया है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला क्या है। तो हम आप लोग अगर यहाँ पे पहला वाला जो है वो अगर देखोगे तो पहला वाला आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे जो कान है, कान के आसपास का कुछ चीज़ है। तो हम अगर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो ऑप्शन ए पे आप देखोगे कि हर एक का ही सिर्फ पैरोटिड ही लिखा है। मतलब ए जो है ये आपका जो आप अल्टीमेटली मैं यहाँ पे सिर्फ PAR इतना तक ही लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये तो एकदम 100% श्योर है। इसके बाद बी, तो बी तो हम लोगों को सब लोगों को पता है कि बी ये लीवर है। तो इसके थ्रू ही हम बी, क्योंकि लीवर है, हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इनको बहुत ही आसानी से हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे जो रिमेनिंग ऑप्शन रह जाता है वो है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। तो उसके लिए हमें ऑप्शन सी को ही देखना पड़ेगा क्योंकि सी में ही दोनों में अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो सी को हम लोग एकदम बहुत ही आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि सी हमारा पैनक्रियास है, ना कि सी हमारा सीकम है। क्योंकि ये एक आपका लीफ शेप्ड ऑर्गन है जो कि आपका जे शेप्ड जो स्टोमक है उसके ठीक नीचे है, जो डिओडिनम, सी शेप्ड जो डिओडिनम है। इन ऑर्गन का जो शेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो सी शेप जो डिओडिनम है उसके बीच में जा रहा है, तो यानी ये तो आपका पेनक्रियास ही है। और उसी के साथ साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सब लोगों ने मेरे से बहुत जल्दी और बिल्कुल सही आंसर कर लिए होंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान एक क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द जॉ ऑन वन साइड, जॉ ऑन द वन साइड, देन आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ए बी सी डी जो डिफरेंट जो टीथ्स है उन टीथ्स का बेसिकली यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो उस अरेंजमेंट को देख के आपको समझना पड़ेगा या फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि कौन सा आपको लग रहा है कि इंसिजर है, कौन सा आपका कैनाइन है, कौन सा आपका प्रीमोलर है, कौन सा आपका मोलर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से अगर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो हमें तो दिख ही रहा है कि ए जो है ये आपका एकदम इंसाइजर होना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो बी होना है, तो बी तो आपका डेफिनेटली ये कैनाइन ही होना है क्योंकि ये पहला जो अब सिंपली आप नंबर के थ्रू भी आप चेक कर पाओगे क्योंकि आपको तो एडल्ट में या फिर इन्फेंट में दोनों में ही आपको पता है कि कितना दांत होता है। तो इसमें क्योंकि 8 दिख रहा है टोटल एक साइड में, तो इसका मतलब ये एडल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए प्रीमोलर है क्योंकि प्रीमोलर्स तो आप लोगों को पता है कि इन्फेंट में प्रीमोलर होते नहीं है। तो 2 1 2 3 जो होता है, तो 2 होता है क्या, इंसीजर होते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ए जो है इंसीजर ही होना चाहिए और ए इंसीजर के थ्रू ही हम बी और सी जो है उन ऑप्शन को बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। और बी आपका कैनाइन है, ये तो श्योर है। और सी तो आपका प्रीमोलर है, मोलर है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल अरेंजमेंट में दिया हुआ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो ए है वो आंसर हो जाता है इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द डेंटल फार्मूला ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये चाइल्ड वाला पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा और आप क्या करोगे, आप ये जो आपका 2 1 2 3 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर दोगे और उसी के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये गलत। क्योंकि
आपका 2 1 2 3 जो है ये एडल्ट का होता है। ये जो 2 1 2 3 यहाँ पे मैं मार्क कर रहा था, आया नहीं इसमें, तो ये आपका किन का होता है, ये आपका होता है बेसिकली एडल्ट का। और इन्फेंट में क्या होता है 2102। अल्टीमेटली ये 2102 होता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि जो आपका इन्फेंट जो होते हैं ना उनमें प्री मोलर्स नहीं होते, 2102 होता है। ठीक है, तो 2102 नहीं है तो 2120 जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी यही मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें होना चाहिए हालांकि आपका 2102, क्योंकि जो इन्फेंट जो होते हैं ना उनमें प्री मोलर नहीं होते, मोलर उनमें होता है। और उनका जो मोलर है ना अल्टीमेटली वो एडल्ट में फिर से वही लोग आगे आ जाते हैं, आगे आके वही प्री मोलर हो जाते हैं, तो इसलिए उनका ये थोड़ा अरेंजमेंट गड़बड़ है। लेकिन ठीक है, 2120 2102 आप समझ सकते हैं कि बाकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका अगर आप टोटल अगर सम भी करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है 2 to 4 to 6, तो एक तरफ में 6 आ रहा है, लेकिन 6 नहीं होना चाहिए। आपका एक तरफ में 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि 2111 ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्री मोलर्स नहीं होते। हालांकि यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि मोलर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, प्री मोलर नहीं होते, तो ये आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा, इसके बाद आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपका जो ये चौथा क्वेश्चन होगा, तो ये चौथा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि डेंटल फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ ईच जॉ। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि डेंटल फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर इंसेक्टिवोरस मैमल्स एज वेल एज फॉर नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन स्टेटमेंट को आपको समझ के आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको अल्टीमेटली कुछ यहाँ पे कौन सा करेक्ट है कौन सा क्या है, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऐसे आपको यहाँ पे ये करना है। तो आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 जो है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, जैसा नॉर्मल सा होता है वैसा। तो आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट 1 जो है कि डेंटल फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन ईच नंबर ऑफ टीथ इन द हाफ ऑफ ईच जॉ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी स्टेटमेंट में है नहीं, तो ये आपका बेसिकली सही स्टेटमेंट है। इसके बाद डेंटल फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर इंसेक्टिवोरस मैमल्स एज वेल एज नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। हाँ, आपको ये थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी वाला ये चीज़ है, तो ये अगर आप समझ पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ पाओगे तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है कि जनरली क्या होता है कि डेंटल फार्मूला इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हेटेरोडोंट टीथ विच आर प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। मतलब हमारे जो मैमल्स जो होते हैं ना, तो मैमल्स में हेटेरोडोंट टीथ होते हैं, ये तो आपको पता है कि हेटेरोडोंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो इंसाइजर कैनाइन ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, तो इसीलिए मैमल्स को आप क्या कहते हैं, आप हेटेरोडोंट कहते हैं। तो ये हेटेरोडोंट जो टीथ है ये मैमल्स के लिए ही होता है, ये बाकी ये जो नॉन मैमालियन वर्टिब्रेट्स जो है इनके लिए नहीं होता। तो इसके थ्रू आप क्या कंक्लूड कर पा रहे होंगे, इसके थ्रू आप कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन 1 या फिर स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो आपका जो हो रहा है ये फोर्थ का ऑप्शन बी आंसर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन मैन even though both air and food go through the pharynx, food does not normally enter into the windpipe during the swallowing of food because, तो जब हम लोग फूड swallow कर रहे होते हैं या फिर हम किसी भी खाना को खा रहे होते तो तब हमारा जो फेरिंग्स, तो आप लोगों को पता ही है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ, तो जब जा रहा है उस समय पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो मिक्सअप हो रहा है, या फिर जो हमारे खाना हमारे जो लैरिंग्स जो है लैरिंग्स पे क्यों नहीं जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि वो जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, जो कि आपका ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है। तो पहले ही मैंने जो बोल दिया वो ऑप्शन में दिख रहा है कि एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस, तो बाकी कुछ ऑप्शन देखने का भी ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि टू फ्रेंड्स ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग
while swallowing some food. The coughing would have been ड्यू टू improper movement ऑफ व्हाट. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि ऑप्शन भी देखने का ज़रूरत पड़ेगा. इसमें एपिग्लॉटिस आपका आंसर हो रहा होगा. पहले जो इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसी का एक मतलब थोड़ा आप क्या कह सकते हो कि उसी का जो कॉन्टिन्यूएशन क्वेश्चन है, उसी का कॉन्टिन्यूएशन क्वेश्चन ये था और इसका आंसर आपका एपिग्लॉटिस हो रहा है. अच्छा, फिर से सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें फिर से हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द वर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीकम एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो अभी तक तो सुन के ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि ये एक वर्म लाइक है, ये तो बिल्कुल है. सीकम के साथ जो है अटैच होता है, तो इसके बाद ही हमारा वो शेप भी दिख रहा होगा. ये आपका सीकम के साथ ये वाला पार्ट आपका अटैच हो रहा होगा, तो वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होगा. बिल्कुल करेक्ट है. लार्ज इंटेस्टाइन ये भी करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 तो अभी तक मुझे पर्सनली पूरा करेक्ट लग रहा है. अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज़ नो अपेरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन. तो ये भी बिल्कुल मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये अपेंडिक्स जो है अल्टीमेटली एक काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में थोड़ा थोड़ा काम करता है, जो कि आप लोग वो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो आपका चैप्टर है ना, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में तो काम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वेस्टिजियल है और इसके डाइजेस्टिव तो बिल्कुल कोई फंक्शन हमारे लिए नहीं है. एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है. तो इसका क्या है, ये बिल्कुल आपका बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट. तो यहाँ पे हाँ, अल्टीमेटली जो हमें यहाँ पे ये पॉइंटिंग दिया है, तो इस पॉइंटिंग को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे. तो क्या पूछ रहा है कि आपका ए बी सी डी ई एफ, ये जो चारों जो ये जो आपका 6 जो चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों को आपको पॉइंट आउट करना है, और इनको अगर आप अच्छे से पॉइंट आउट कर पाओगे तो आप इस क्वेश्चन में आपका 4 नंबर आपको +4 मिल जाएगा. तो हमें तो पता है ये जो बी है, मतलब हम ऑप्शन बिना देख के अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो बी है ये तो डेफिनेटली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होना चाहिए. आपका ए जो है ये आपका सीकम होना चाहिए. आपका सी, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका असेंडिंग कोलन होना चाहिए. अच्छा, डी आपका जो है वो आपका ट्रांसवर्स कोलन होना चाहिए. ई आपका जो है डिसेंडिंग कोलन होना चाहिए. इसके बाद ये वाला पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है ये इसका ये आपका सिग्मॉइड होता है, क्योंकि आपको देख रहा होगा कि ऐसा एस शेप्ड कुछ है, तो ये आपका सिग्मॉइड आपका कोलन में आ सकता है. और उसके बाद फाइनली एफ आपका क्या आएगा, एफ आपका जो फाइनल पार्ट यानी आपका रेक्टम जो है आप कह सकते हो, या फिर एनस, रेक्टम या फिर एनस, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा अच्छे से वो पॉइंटिंग दिया नहीं गया है, तो ये आई थिंक इसको वहाँ पे रेक्टम ही मान लेगा. तो इसको हम लोग अब ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग देखेंगे. यहाँ तक कि जो एफ जो पॉइंटिंग है ना, ये आप सिग्मॉइड कोलन भी मान सकते हो, क्योंकि आपका जो रेक्टम वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा वो फूला हुआ पार्ट होना चाहिए, तो वो ऐसा तो दिखा नहीं रहा है. तो चलो हम लोग एकदम करते हुए चलते हैं. तो हमने क्या देखा था कि ए आपका सीकम होना चाहिए, पहला वाला बिल्कुल सही है. हम इसको अब हर एक ऑप्शन के थ्रू ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा है, 6 है पूरा. बी आपका अपेंडिक्स है, बिल्कुल सही है. सी आपका असेंडिंग कोलन है, बिल्कुल सही है. डी हाँ ये ट्रांसवर्स कोलन है, बिल्कुल सही है. अच्छा, ई आपका डिसेंडिंग कोलन, ये भी सही है. अच्छा, फाइनली एफ आपको सिग्मॉइड कोलन दे रहा है. तो मैं एक काम करता हूँ कि एफ जो है उसके बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या क्या दिखा रहा है वो एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक एफ यहाँ पे सिग्मॉइड कोलन आप मान सकते हो. तो यहाँ पे एक एफ सीकम ऑप्शन है, तो इसको मैं एक बार चेक में रखूँगा. इसमें एफ सीकम है, इसमें डिसेंडिंग कोलन है, तो मतलब ये तो बिल्कुल गया काम से. और पहला वाला जो ए है, ए ऑप्शन, इसमें बाकी सब सही है. ए आपका सीकम है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए आपका सिग्मॉइड कोलन कह रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, ये भी गलत हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या, इसको सिग्मॉइड कोलन, क्योंकि ये एस शेप्ड है, ये ऐसा सिग्मॉइड कोलन है, तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऐसे करके भी देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उस कन्फ्यूज़न को आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मतलब अभी आप अगर नीट 2020 के लेवल के लिए देखोगे तो वो उतना रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि मतलब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है. 5 आपका यहाँ पे मैचिंग वाला, मैट्रिक्स मैचिंग वाला क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन अभी तो 2021 का देखे ही होंगे कि कैसा लेंथी वाला पेपर आ गया.
तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वाला जो NCERT और फिंगर टिप्स सीरीज़ चालू किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका कितना क्वेश्चन है, ये आपका आई थिंक 9th क्वेश्चन होगा। हाँ, ये आपका 9th क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग एकदम बिना किसी बात किए एकदम मैचिंग में शुरू करते हैं। तो स्फिंक्टर एनी इंटरनस, तो आप लोगों को भी सुन के लग रहा होगा अरे ये तो आउट ऑफ NCERT आ गया। ठीक है, आउट ऑफ NCERT आ गया तो क्या हुआ, हम लोग बाकी ऑप्शन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो बी जो आपका है, बी आपका क्या कह रहा है, बी आपका कहाँ पे कह रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, बी आपका है कार्डियक स्फिंक्टर। तो आप लोगों को कार्डियक स्फिंक्टर तो पता होगा कि ये जो स्टोमैक है, स्टोमैक का एक पार्ट आपका हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ओपनिंग ऑफ हेपाटोपैनक्रेटिक एम्पुला इनटू डिओडिनम, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। हेपाटोपैनक्रेटिक एम्पुला जो ओपनिंग है, ये इसको ऐसे नहीं कहते, उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी से हम लोग गार्ड करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद बिटवीन डिओडिनम एंड पोस्टेरियर स्टोमैक, तो डिओडिनम एंड पोस्टेरियर स्टोमैक के बीच में कार्डियक स्फिंक्टर नहीं, उसमें आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, पाइलोरिक स्फिंक्टर एक हमें दिख रहा है, तो उसका हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, और उसका क्या हो जाएगा, उसका आपका 2 हो जाएगा। तो ई आपका 2। अरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर हमें मिल चुका है। ई का 2 आप देखो सिर्फ एक ही में है, ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है, तो बाकी हमें देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग वो आउट ऑफ NCERT जो है स्फिंक्टर एनी इंटरनस, ये क्या चीज़ है, कहाँ पे है, वो देख लेते हैं। तो स्फिंक्टर एनी इंटरनस जो है ये कहाँ पे है, ये दिखा रहा है थर्ड वाला। थर्ड यानी गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो यानी आपका टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कि आपका एनस के थ्रू ओपन होता है, तो उसमें आपका ये स्फिंक्टर एनी इंटरनस, यानी एनी के थ्रू आप एनस उसके लोके आसपास होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये हो जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं भी आता है, ये जो चीज़ मुझे नहीं आता था, तो फिर भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, आप क्वेश्चन को कर सकते हो बाकी ऑप्शन के थ्रू, तो ये भी आपको एक सीख मिलता है इससे। अच्छा, इसके बाद हम लोग आएंगे 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन पे द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको हॉटस्पॉट मार्क करवाया था जब पढ़ाया था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, कि ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, जितने तरीके से जहाँ से भी जहाँ जहाँ की तरफ बोला, सारे तरीके से आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइनिंग ऑफ वॉल आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड से हमें पता है कि सेरोसा, मास्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड फाइनली म्यूकोसा आता है। और मास्कुलरिस जो है उसका आपका इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, सर्कुलर, तो ये क्या होता है, इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी आउटसाइड में पहले हमें लॉन्गिट्यूडिनल मिलना चाहिए, ना कि सर्कुलर। तो यहाँ पे पहले सर्कुलर फिर लॉन्गिट्यूडिनल कह रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल फिर सर्कुलर, ठीक है, हो सकता है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, बिल्कुल गलत, ऐसा ये तो उल्टा दिखा रहा है। सब म्यूकोसा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, बिल्कुल गलत, बी आंसर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, यानी आपका सेरोसा, मास्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और मास्कुलरिस लेयर का लॉन्गिट्यूड इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और बिल्कुल उसी क्वेश्चन का ही एक मतलब उसी का दूसरा रूप में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि ABCD जो है यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो इसका ए जो है ये डेफिनेटली आपका सेरोसा होगा, और आपका फिर बी जो होगा वो मस्कुलरिस होगा, सी आपका आप लोगों को पता है सब म्यूकोसा होगा, और फाइनली डी आपका म्यूकोसा होगा। तो आपका कितना, ऑप्शन ए जो है वो आंसर दिख रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आया होगा। तो इसके बाद हम लोग आएंगे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है उसका एक सेक्शन दिखा रहा है, उसमें ए, बी और सी, इन तीनों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, और अच्छा ये वाला डायग्राम, ये बिल्कुल NCERT का जो डायग्राम है, एकदम उठा के उसको फेंक दिया है यहाँ पे। और ये हमारा 12th क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा,
ये गलत, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो ए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो इंटेस्टिनल जो विलाई है वो विलाई होगा। ए हमारा ये बी ऑप्शन में जो लैक्टियल बोल रहा है, तो ये लैक्टियल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। और क्रिप्स जो है, क्रिप्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्रिप्स तो अल्टीमेटली ये वाले जो पार्ट होते हैं वो होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जहाँ पे होते हैं। अच्छा, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होता, ये जो आपका ठीक है। ऑप्शन बी आपका लैक्टियल ठीक है, यहाँ पे लैक्टियल ठीक है, ये भी अभी तक तो ठीक है। इसके बाद आपका फाइनली आ रहा है ऑप्शन सी। तो सी आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जो इसमें कुछ मतलब उसको कहते हैं ना कि अंदर घुस गया, तो अंदर घुस घुस जाने वाले जो पार्ट होते हैं, तो उसको मतलब मैं ऐसे ही याद रखता था। तो इन वाले पार्ट को आप क्या कहते हो, क्रिप्स कहते हो। और ऐसे ही क्रिप्स फॉर्म करते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। ये आपका कैपिलरी बिल्कुल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है इसका आंसर। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग गलत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सी कैपिलरी है, लेकिन कैपिलरी वो कहाँ है। कैपिलरी तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारे जो विलाई जो है, विलाई जो है, विलाई में, भिलाई के अंदर ये जो वेन्स जहाँ पे है, वेन्स आर्टरी, इनके बीच में आपका कैपिलरीज जो है हो सकते हैं। वो वहाँ पे आपका कैपिलरी होना चाहिए। आपका ऐसा जो विलाई के बीच बीच में जो थोड़ा अंदर घुस रहा है, इन सारे चीज़ों को आप क्रिप्स कहते हो। ठीक है। इसके बाद 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोन आर प्रेजेंट इन। तो क्रिप्स ऑफ, ऑलरेडी जो क्रिप्स वहाँ से पूछा और उसका ही एक कंटिन्यूएशन क्वेश्चन कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमें पता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से इस क्रिप्स ऑफ लिवर कोन के साथ साथ मुझे याद आया एक और चीज़, मैंने आपसे कहा था कि ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड एक सबम्यूकोसल ग्लैंड होता है। जनरली हमारे सिलेबस में जो भी ग्लैंड हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, जनरली म्यूकोसा होते हैं, म्यूकोसल लेयर में होते हैं। लेकिन ये ब्रूनर्स ग्लैंड एकमात्र ऐसा हमारे सिलेबस में ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसल होता है। तो वो आपको याद रखना था, मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्टोमैक तो आप लोगों को देख के ये लग रहा होगा, स्टोमैक तो बिल्कुल ही नहीं है, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो बाकी भी कोई ऑप्शन बनता नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जो जूस है उसका, उसके प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। अच्छा, 14th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें सारे चीज़ों को पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। तो ये बिल्कुल सही है, एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ये सही है। और ये यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक, अभी तक तो सही है। एंड क्रिप्स बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने वो डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे क्रिप्स बिटवीन विलाई जो कह रहा है उसको क्रिप्स ऑफ लिवर कोन हम कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है, सेल लाइनिंग द विलाई हैज़ ब्रास बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, ये भी सही है। ये माइक्रोविलाई तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर तो हमें दिख रहा है, फिर भी हम ऑप्शन 4 पढ़ के देखते हैं। ऑल द फोर बेसिक लेयर ऑफ वॉल ऑफ गार्ड्स नेवर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये तो बिल्कुल गलत है। नेवर शो क्या, किसी किसी जगह आपका ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, सब म्यूकोसल ग्लैंड, वो एक वेरिएशन है आपका। किसी जगह पे म्यूकोसल ग्लैंड का कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, किसी जगह पे आपका रूगे हो सकते हैं स्टोमक में, किसी जगह पे विलाई हो सकता है उसका। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे तो लैक्रिमल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका टीयर ग्लैंड कहाँ जाता है, इसका बाकी कोई ऑप्शन देखने का बस ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी ये तो आप लोगों को नाम पता ही होगा कि सबलिंगुअल जो है हमारे जो आपका टंग के नीचे पाया जाता है। सब मैक्सिलरी आपका मैक्सिलरी जो बोन है उसके बीच में पाया जाता है। और पैरोटिड आपका कान के पास। हमारा पहला क्वेश्चन में ही पैरोटिड के बारे में एक लोकेशन पूछा था, तो ये आप लोगों को पता होगा। अच्छा, अब ये 16th जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो चीज़ है आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इसको मतलब मैं थोड़ा ऐसे मार्क कर देता हूँ, तो इसको आपको कर लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टेनसन डक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ। अगर अभी आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। लेकिन आप इसके बाद, मैं यहाँ पे क्योंकि आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रखना चाहिए, तो इसके बाद आपका कभी ये गलत होना नहीं चाहिए। तो इसका क्या है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड का
जो डक्ट है उस पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को आप क्या कहते हो, आप कहते हो स्टेनसन्स डक्ट। तो ऐसे ही बाकी जो ग्लैंड है उनका भी डक्ट होते हैं, लेकिन उनका कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैरोटिड ग्लैंड को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पैरोटिड ग्लैंड का अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे मम्प्स जो डिजीज़ हो सकते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड मतलब ये जो डिजीज़ के बारे में बहुत सारे कुछ हमें जानना होता है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि पैरोटिड ग्लैंड का पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 17th क्वेश्चन, ग्लिसन्स कैप्सूल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी पे तो नहीं है, ये पता है कि ग्लिसन कैप्सूल, ये हमें पता है कि हमारा जो हेपेटिक लोब्यूल है उसका एक कवर है, एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ ग्लिसन्स कैप्सूल है, ये ठीक है। लेकिन किस में पाया जाता है ये हमें नहीं पता है। तो इसमें आप एक, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटेलिजेंस गेस वर्क लगा सकते हो कि चलो आपका बर्ड्स जो है, बर्ड्स में तो इतना ऐसा कुछ ऐसा पड़ा नहीं है, आर्थ्रोपोड्स में तो बिल्कुल नहीं होगा, आर्थ्रोपोड तो आप ऐसे ही काट सकते हो, रेप्टाइल भी काट सकते हो। आपको पता है कि हम मैमल्स हैं तो हमारे मैमल्स में होते हैं, तो आप एक गेस वर्क के थ्रू भी इसमें मैमल लगा सकते हो और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहता तो आपको एकदम कन्फर्म होना पड़ता कि कौन सा है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ उतना भी ज़्यादा मतलब ज़्यादती नहीं किया है, क्योंकि उनको भी पता है ये थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी है। अच्छा ठीक है, अब हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अगेन ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, ब्रुनर्स ग्लैंड आर सबम्यूकोसल, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन को आप एज अ स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक आपका ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे आपका सही ही होगा। तो ये आप अच्छे से इसको कर लेना। अच्छा, बी क्या कह रहा है कि इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर कॉल्ड रुगे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में हो रहा है तो इसको रुगे कहोगे, और अगर ये इंटेस्टाइन में होता तो इसको विलाई कहते। ग्लिसन्स कैप्सूल इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हेपाटिक ग्लोब्यूल, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ हमें ऑप्शन भी मिल जाता है कि जो आपका इनकरेक्ट होगा हो जाएगा आपका क्या होगा, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मेसोथेलियम और सेरोसा लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस। तो आपका क्या होता है, ये तो अल्टीमेटली इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल के करीब होता है, ना कि सर्कुलर, क्योंकि आपका तो सेरोसर आउटर लेयर है, बहुत आउटर लेयर है, और आउटर क्या होगा, थोड़ा सा आउटर के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। अच्छा, इसके बाद 19th क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है ये मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसको याद रखो। आपका एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर ये, फिर भी आप कह सकते हो, लेकिन आपको ये आई थिंक याद रखना चाहिए कि इन मैन द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन डैश लोब ऑफ द लीवर। तो गॉल ब्लैडर कौन से लोब में सिचुएटेड होते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा आपका राइट लोब में। तो अगर आप थोड़ा भी मतलब लोकेशन देखोगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि राइट जो पार्ट है उसमें ही होना चाहिए। तो उस राइट लोब अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। थोड़ा भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये आपका राइट लोब में है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, हम लोग पहुंच चुके हैं अपना 20th क्वेश्चन, यानी हमारे जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स के ये हमारा आखिरी सवाल होगा। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ डैश। तो ये मैंने आपसे कहा था कि एक हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। आपको वहाँ पे जो जहाँ पे आपका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वगैरह दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट क्या होगा, हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट क्या होगा, ऐसे जितने तरीके के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, सिस्टिक डक्ट क्या होगा। तो इसीलिए ये एकदम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो हेपाटिक डक्ट है, तो हेपाटिक डक्ट आपका लीवर से आता है, सिस्टिक डक्ट आपका गॉल ब्लैडर से आते हैं। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया भी था। यहाँ पे मैं बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, आई थिंक आप लोग तो आंसर बिल्कुल सही दे रहे होगे। यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट जहाँ भी देख रहे हो उसको तो आप काट सकते हो, आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें फिर से पैनक्रेटिक डक्ट फिर से आप काट सकते हो इसको। अच्छा, फिर से पैनक्रेटिक डक्ट फिर से काट सकते हो, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाता है सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। मतलब मैंने आपको, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है कि कैसे मैंने उसको याद रखना सिखाया था, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका सिस्टिक डक्ट यानी आपका गॉल ब्लैडर से जो आता है, और हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके आपका कॉमन बाइल डक्ट तैयार करते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या किया, हमने जो फिंगर टिप्स वाले क्वेश्चन थे वो हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है हमारा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप हम लोग यहाँ पे करेंगे।
तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के लिए भी बिल्कुल सेम आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो हम लोग बिना किसी बात के शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्या कह रहा है कि सिलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आपको इंटेस्टिनल विलाई के बारे में कौन सा गलत है या फिर कौन सा नॉट ट्रू है। तो ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ एनटीए वगैरह कैसे खेलते हैं, तो वैसे ही दिया गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट कह रहा है कि पोजेस माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही है, तो माइक्रोविलाई तो होगा उसमें। अच्छा, दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, बिल्कुल ये भी सही है। विलाई में जो विलाई जो है इटसेल्फ ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ जो माइक्रोविलाई होगा तो ये तो और भी ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होगा। दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लेक्टियल वेसल, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेक्टियल वेसल उसमें जाते हैं तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, ओनली बिल्कुल गलत। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट बिल्कुल भी सही नहीं है। और अल्टीमेटली ये आप लोगों को भी पता है कि फैट डाइजेशन में इसका उतना भी ज़्यादा रोल नहीं है। फैट डाइजेशन के लिए वो काइलोमाइक्रोन वगैरह तैयार होना पड़ता है, पहले आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है डी। आई होप आप सब लोगों ने भी कर लिया होगा मेरे से पहले, क्योंकि आप लोगों को सारा ऑप्शन ऐसे समझाना नहीं पड़ता होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका 20 सेकेंड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपन्स इनटू डिओडिनम कैरीज। तो हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट क्या कैरी करता है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो पहला क्या कह रहा है, बाइल। अच्छा, हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना कि हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट मतलब क्या है, उसमें हेपेटिक डक्ट आ रहा है, पेनक्रेटिक डक्ट भी आ रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका बाइल तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ पेनक्रेटिक डक्ट भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पेनक्रेटिक जूस भी जाना चाहिए। तो ना तो सिर्फ बाइल ना तो सिर्फ पेनक्रेटिक जूस, बोथ आपका पेनक्रेटिक जूस एंड बाइल, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप फिंगर टिप्स के अभी तक जो क्वेश्चन है उनसे लेवल में तो ये काफ़ी नीचे है आपका एग्जाम्पलर वाला सवाल, और ऐसा ही जनरली नीट में पूछा जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड डिजीज़ नहीं है। तो पहला वाला देख के ही आपको लग रहा होगा कि यही आंसर है, टिटेनस। जी बिल्कुल सही, ये आपका कोई इसके साथ डाइजेस्टिव चीज़ जुड़ा हुआ नहीं है। जो डाइजेस्टिव चीज़ों का डिजीज़ हो सकता है वो डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टिटेनस बिल्कुल नहीं। टिटेनस आपका एक मसल का स्पैज्म जैसा डिजीज़ है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंटरी कैनाल इज। तो आपका कौन सा इसमें से ग्लैंड जो है एलिमेंटरी कैनाल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको हर एक ऑप्शन पढ़ के आपको जो एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग का, जहाँ पे कौन सा कैसा डायग्राम है, कौन सा डाइजेस्टिव में है, कौन सा नहीं है, इसको याद करके करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास तो एसोसिएटेड है, कोई इसमें दौड़ा है नहीं है। एड्रेनल, अरे ये तो आंसर हमें मिल चुका है। एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके साथ ये एलिमेंटरी कैनाल का क्या ही रिलेशन है, वो तो जो आपका किडनी जो है किडनी के ऊपर रहता है। तो इसका हमें बहुत जल्दी जल्दी आंसर मिल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाले सवाल बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा हो रहा है। तो इसमें एक और थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन जो है, लेंदी वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है उस कॉलम को मैच करना पड़ेगा। तो इस कॉलम वाले मैचिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका थोड़ा क्या होता है, आपका लेंदी क्वेश्चन होता है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से इसको ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करना। तो हम लोग बिल्कुल एकदम पहले वाले से करते हुए चलते हैं। अच्छा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द फूड। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द फूड के बारे में हमें क्या यहाँ पे ऑप्शन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला क्या कह रहा है कि एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो इसके साथ कुछ उतना खास ऐसा आ नहीं रहा है। एम्बेडेड इन जॉ बोन, तो ये एम्बेडेड इन जॉ बोन जो है ये हमें थीकोडोन कहते हैं, ये देखते ही पता चल रहा होगा। तो आपका थीकोडोन वाला हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, D2, अरे अरे यहाँ पे आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हम तो ऑप्शन में इसी एक सिंगल ऑप्शन के थ्रू हम लोग ऑप्शन अपना जो रिक्वायर्ड जो आंसर है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि आपका D का जो 2 है, आप देखना D का 4 यहाँ पे है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो रहा होगा। तो 5 जो है 5th क्वेश्चन, उसका आंसर B हो जाएगा। बहुत ही मतलब हम लोग सोच रहे थे कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ऐसे हमारा टाइम सेव हो सकता है। तो हम लोग एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, तो
वो क्या कह रहा है कि ए का 4 यानी आपका कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बी का क्या कह रहा है कि 1 एलिमेंटरी कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, बिल्कुल सही, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आता है। स्टोमैक तो जे शेप्ड बैग लाइक, ये अच्छा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ क्योंकि थोड़ा लेंथी था तो इसीलिए एकदम पहले जब हम लोग देखते हैं तो उसमें मतलब इजी एट फर्स्ट साइड ऐसा नहीं लगता है, इसको एट फर्स्ट साइड लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन है तो बहुत ही आसान। अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपना 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन एक और बार फिर से ये आपका मैट्रिक्स मैचिंग वाला है। तो इसमें क्या है कि एक आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों मतलब 4 ABCD करके दिया हुआ है, उन चारों को मैच करना आपको पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक एक ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो आपका ए जो है डिओडिनम, तो डिओडिनम उसके बारे में क्या कह रहा है कि ये कार्टिलेजिनस फ्लैप, बिल्कुल नहीं है। ये आपका कार्टिलेजिनस फ्लैप जो है आपका एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप हो सकता है, तो उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। एपिग्लॉटिस जो है कार्टिलेजिनस फ्लैप। अच्छा, तो फिर से हमें आंसर मिल चुका है एक ही से, मतलब आप समझ सकते हो आज क्या मतलब दिन चल रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो उसमें एक ही से आंसर मिल रहा है हमें। इसका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि बी का तो सिर्फ वन एक ही में है। तो ठीक है, बाकी का भी देख लेते हैं। ए जो है डिओडिनम, उसके बारे में 3 है। तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जी डिओडिनम तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपका लेकिन यहाँ पे थोड़ा आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि आपका डिओडिनम जो है ये यू शेप्ड नहीं होता, डिओडिनम तो सी शेप्ड होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आप सी और यू में थोड़ा उतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये सी शेप्ड एनसीईआरटी में कहाँ गया है, तो इसको सी शेप्ड ठीक है ना बेहतर होता। ठीक है, बाकी तो सी और यू थोड़ा थोड़ा एकदम, अगर सी को थोड़ा ऐसे खड़ा कर दो तो वही यू हो जाएगा तो आप ऐसे मतलब ठीक है। बाकी जो है आपका ऑप्शन सी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बारे में क्या कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, बिल्कुल सही। आपका सीकम, सीकम फाइनली स्मॉल ब्लाइंड सैक, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो इसके बाद 7th क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स मैचिंग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, बहुत सारे मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो 7th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मैच द एंजाइम विद द रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट जो अगर ढूंढना है तो सबस्ट्रेट तो उसी के जो एंजाइम के नाम से ही हमें पता चलता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। लाइपेज जो है डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, ये फैट्स का होगा। तो ए का ऑप्शन 2 यानी आपका ऑलरेडी 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस काम कर रहा होगा। तो बी का 3 तो ये तो सारे में ही आपका दिया हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये जनरली ये प्रोटीन्स वगैरह के लिए होते हैं। और डाईपेप्टाइडेज तो आपका डाईपेप्टाइड्स के लिए होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो डी का 1 और आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का फाइनली ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें भी ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूमिंग वाले नहीं थे। अच्छा, आपका 8th क्वेश्चन है डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग। जब तक यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब तक आपको कुछ ना बोला गया है ना, तब तक आपको एडल्ट ह्यूमन बीइंग मानना है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक 2102 वाला ऑप्शन दिया है और आपने उसको मार दिया। अब तक आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक आपको कुछ बोला नहीं गया है ना, तब तक आपको उसको एडल्ट ही मानना है। तो अगर आप एडल्ट मान रहे हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का रिस्पेक्टिवली नंबर दिया हुआ है। बहुत ही आसान बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे क्या है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज़ एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन। अच्छा, वहाँ पे वेरियस होगा, थोड़ा सा वहाँ पे कट चुका है। वेरियस फंक्शन, चूज वन विच इज़ नॉट करेक्ट। तो लीवर के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, लीवर के फंक्शंस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमें यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे पूछ रहा है। अच्छा, तो पहला क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डाइजेशन ऑफ फैट, यहाँ पे तो बिल्कुल है डाइजेशन ऑफ फैट पे, क्योंकि उसमें ये बाइल रिलीज करता है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल इसमें बिल्कुल हेल्प करता है।
सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। अरे ये तो बिल्कुल आप देखना, आप अगर कार्बोहाइड्रेट में आपको थोड़ा सा भी ये दिक्कत हो रहा है कि हाँ होगा नहीं होगा, तो आप ऑप्शन डी में पहुंच के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि डी ही आंसर होगा। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का जी सेल जो है वही रिलीज करता है, यानी आपका स्टोमक में रिलीज होता है, ना कि लीवर में। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपना 10th, यानी आज का ये जो सेशन है इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे ही सही कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान जनरली सवाल थे। एटलीस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला तो नॉर्मल फिंगर टिप्स के क्वेश्चन से बहुत ही बेसिक लेवल के थे, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से आसान नीट में आने वाले सवाल पूछे गए थे। अच्छा, तो 10th क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट दिया है। ये एक आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना है, एनालाइज करना है और आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा कुछ गलत है। अच्छा, पहला क्या कह रहा है कि ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। बिल्कुल सही, ट्रिप्सिनोजेन आपका इनएक्टिव एंजाइम है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था कि ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ऐसे जो भी जो इनोजेन लास्ट में नाम है, ये एक आप ट्रिक के थ्रू ट्रिक के लाइक समझ सकते हो कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ऐसे जितने भी है तो ये सारे आपका इनएक्टिव होता है। अच्छा, ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। बिल्कुल गलत। ट्रिप्सिनोजेन आपका जो पेनक्रिएटिक जो जूस है, पेनक्रिएटिक जूस में आपको मिलता है, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रेट नहीं होता। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। बिल्कुल गलत, ये आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है, क्योंकि एंटेरॉन मतलब आपका इंटेस्टिनल सेल। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंटेरोकाइनेज जो है ये एंटेरॉन से रिलीज होता है, यानी आपका इंटेस्टिनल सेल से रिलीज होता है। तो ये बिल्कुल गलत। तो हमें आई थिंक आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि राइट स्टेटमेंट आपका ए ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग 4th भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? बाइल कॉन्टेंस ट्रिप्सिन। बिल्कुल गलत, बाइल में कोई ऐसा एंजाइम वगैरह कुछ नहीं होता। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है सारे ही सही कर लिए होंगे। आई होप कि ये जो आपका एग्जाम्पलर वाला प्रॉब्लम है, हाँ आपका फिंगर टिप्स वाले में कुछ कुछ आपका थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसमें थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए होंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिया है कि आपका जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले है, जैसे स्टेनसन्स डक्ट वगैरह, गॉल ब्लैडर कौन से लोब में लोकेटेड है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे भी ये जो आपका एक, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो कि वो स्फिंक्टर एनी इंटरनस, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के भी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ का, हमारा ये क्वेश्चन सीरीज़ का पहला लेक्चर है, लेकिन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए ये है, तो ये हम लोग इसी के साथ फिनिश करेंगे। आई होप आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने सही ही किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्त जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को लाइक करना ताकि थोड़ा इसका रीच भी बढ़ जाए और बाकी भी लोग इस वीडियो को देख पाए, इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।